हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि यार कुछ ईएमआई वगैरह के बारे में जाना, हमने कुछ ऐसी चीजें जानी जो शायद हमें पता ही नहीं थी भाई कि ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। और यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट खुलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास अगला चैप्टर आता है अल्टरनेटिंग करंट। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना और एक कॉपी और पेन लेके बैठना ताकि आपकी मसल मेमोरी बिल्ड हो। अगर कुछ भी नहीं आ रहा, अगर सब कुछ आ रहा है, फिर भी एक पेन चलता रहना चाहिए। तुम्हारे 12वीं के बाद इसके बारे में बहुत काम आएगा। 12वीं के बाद आप बहुत सारे रिटर्न एग्जाम भी देते हो ना, तो उसके अंदर ये पेन चलाने वाली चीज काम आ जाती है। अल्टरनेटिंग करंट से हमें चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें है। इवन आपके घर में जो करंट आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट, वो कैसे आ रहा है वो भी यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके अंदर एक चीज है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में हमने एसी जनरेटर पढ़ा था और उसके बाद हमने उसे छोड़ दिया। जैसे उसने आपको, अब ऐसे हमको ये पता चला कि हमारे पास एक एसी जनरेटर है जो कि एसी करंट बनाता है। सर एसी करंट क्या होता है? एसी करंट हमारे पास मान लो ये वायर है ना, मैंने इसके अंदर बैटरी लगा दी। अब जब ये बैटरी लगा दी और इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस ला दिया, तो इसके अंदर से पॉजिटिव में से करंट निकलेगा और यहाँ से जाते हुए नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। सिंपली ये हमारे पास सर्किट होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं डीसी बैटरी हटा दूं और यहाँ पे एसी बैटरी लगा दूं, एसी बैटरी को हम ऐसे दिखाते हैं, ये एसी का साइन होता है, तो ये करंट करेगा क्या कि पहले पीरियड में तो करंट यहाँ से आ जाएगा, लेकिन उसके दूसरी साइकिल में यानी थोड़ी देर बाद ये अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। अरे सर ये क्या है? ये तो उसकी तरह है सर, वो भी अपने ऐसे रंग बदल रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, दुनिया बड़ी वैसी है। लेकिन यहाँ पे देखो जो एसी करंट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमारे पास जो ईएमएफ आया था वो आया था नवाब साइन ओमेगा टी। और हमने ये जो नवाब था इसको हमने बोल दिया था ई नॉट, यानी इस पूरी वैल्यू को हमने बोल दिया था ई नॉट। तो यानी हमारे पास जो साइन फंक्शन, जो ईएमएफ, ये अल्टरनेटिंग करंट में जो ईएमएफ पैदा होता है वो साइन का फंक्शन होता है। यानी पहले ये पॉजिटिव रहेगा, फिर ये नेगेटिव रहेगा, फिर ये पॉजिटिव रहेगा, फिर ये नेगेटिव रहेगा। ये कुछ ऐसे चलता जाता है और यहाँ पे हमारा एसी करंट बनता जाता है। तो सर ये डीसी कैसे बनता है? तो सर इसका फायदा क्या है? सर इसकी इक्वेशन क्या है? सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सर हमारे घर में कैसे आता है? सर मीटर में कैसे होता है? सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए इस चैप्टर को, तो आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं। मान लो मेरे पास ये ग्राफ है, एसी करंट को ग्राफ से काफी ज्यादा अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है और ग्राफ से ही समझना है आपको भी। आगे इतने ग्राफ्स आने वाले आप परेशान हो जाओगे, बट कोई बात नहीं। देखो परेशान होने की बात नहीं है, एक आदत जो है वो हो जाती है ना। देखो क्योंकि टीचर्स भी तो याद करते हैं ना पूरा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक एसी करंट मान लो ऐसा है और ये आगे तक चलता जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये एसी करंट है, अगर मैं आपको एक ग्राफ बना के दूं, क्या ये एक एसी करंट है, तो आप बोलोगे सर हाँ ये एक एसी करंट है क्योंकि अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है और पीरियोडिकली कर रहा है। यानी कि सारे जो इसके ईएमएफ है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंड इक्वल है। मतलब तुम देख रहे होंगे जितना ये ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है, जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है। ये पीरियोडिकली अपनी ईएमएफ को चेंज कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे यस, ये मेरे पास एक ईएमएफ करंट है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ, सॉरी एसी करंट है, अगर मैं क्या बोलूँ ये आपका एक एसी करंट है, आप बोलोगे हाँ सर ये भी मेरा एक एसी करंट है, ये तो सेम है। यहाँ पे देखो ईएमएफ जो है वो जीरो हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको बात बताऊं कि जो एसी करंट है वो डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है। ये दो लाइन पकड़ लो, आपका एसी के सारे सवाल बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये मेरे पास एक बैटरी है, ये बैटरी देखो पावर दे रही है, फिर नहीं दे रही है, फिर दे रही है, टाइम के साथ साथ दे रही है, फिर नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। अरे ये चल क्या रहा है? यहाँ पे तो माइनस में जा ही नहीं रहा है, डायरेक्शन तो चेंज कर ही नहीं रहा है। बैटरी चालू हो रही है, फिर बंद हो रही है, चालू हो रही है, फिर बंद हो रही है। तो यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये एक डीसी ही करंट है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन वहीं अगर देखो तो पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है और इक्वल हुआ है। यानी जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना मैग्नीट्यूड इसका है। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा, जेई का एक सवाल आया था, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा बना दूं ग्राफ जो कि छोटा होता जा रहा है, क्या ये एक एसी है? नहीं, ये पीरियोडिकली मोशन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये भी एसी करंट नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं आपको एक और ग्राफ बना के दूं, क्या सर ये है? देखो ये एक डीसी का ग्राफ है, ये हम डीसी का ग्राफ बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट है। ईएमएफ मेरे पास टाइम के साथ कांस्टेंट है, यानी ये एक बैटरी का ग्राफ है। अगर मैं बैटरी को लगा दूं तो वो एक ऐसे देंगे, पहले एवरेज वैल्यू लिखेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। देखो अगर मैं एसी करंट का यहाँ पे बनाऊं, फिर से मैं डायग्राम अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि पीरियोडिकली चेंज कर रहा है। यहाँ पे टी जीरो पे हमारा करंट जीरो है, टी बाय 4 पे हमारा करंट भी जीरो है, टी बाय 2 सॉरी टी बाय यहाँ पे अगर 4 लूँ, टी बाय 4 यहाँ पे आएगा। टी बाय 4 पे देखो करंट हमारा मैक्सिमम है, टी बाय 2 पे मेरा फिर से जीरो हो गया, थ्री टी बाय 2 पे हमारा करंट मैक्सिमम है और टी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे करंट मेरा जीरो हो जाएगा। अगर आप देख रहे हो तो करंट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फिर से जीरो हो गया। अगर मैं देखूं तो बैटरी से कितना ईएमएफ निकला, अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ की बात करूं वर्सेस टाइम की बात करूं, तो मेरे को साफ देखने को मिल रहा है कि जितना करंट आया उतना आ गया, यानी एवरेज मेरा जीरो आ जाएगा। एवरेज इतना ही तो रहता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं, आई इज इक्वल टू करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, है ना, कितना चार्ज जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टी को यहाँ ले जाऊँ, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ इसे, डी क्यू बाई आई डी टी। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, आपको पूरा बकायदा लिखना पड़ेगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऐसे करके। और यहाँ पे अगर मैं डी क्यू की बात करूँ तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा मेरे पास पूरा चार्ज। पहले पूरा चार्ज निकाल लें, उसके बाद हम देखेंगे कितना आया। चार्ज ट्रांसफर देखते हैं ना, कितना करंट हमारे पास निकलेगा। अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरे को इंटीग्रेशन करना है टी जीरो से टी तक। आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप सबको पता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आई इज इक्वल टू नवाब साइन ओमेगा टी।
ये हमने पढ़ा था, यहाँ पे एक ओमेगा भी आया था, ये रहा ओमेगा, जब हमने साइन का डिफरेंशिएशन करा था। भाई पिछली वीडियो नहीं देखी, क्यों नहीं देखते यार, उसके अंदर सारा बताया है। और ये जो वाली साइन से पहले वाली जो वैल्यू आई थी, हमने ई नॉट बोला था। तो हम मेरे को अगर चाहिए मेरे पास यहाँ पे आई, मैं इसको r से डिवाइड कर दूं। जब मैं इस इक्वेशन को r से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे i के बराबर आ जाएगा। ये जो i की वैल्यू आई है, ये ई नॉट नहीं है यहाँ पे, ई नॉट इसकी वैल्यू थी। ये जो यहाँ पे मेरे पास i की वैल्यू आई है दोनों तरफ r से डिवाइड करने पे, वो मैं यहाँ पुट करूंगा n ओमेगा a b साइन, इसको मैं यहाँ पे ई नॉट लिख देता हूँ ना, ई नॉट बाय r। यहाँ पे मेरे पास आया साइन ओमेगा टी, और इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है dt, कहाँ से लेके 0 से लेके t तक। जब का इंटीग्रेशन होता है कॉस, कॉस वो भी मेरे पास होता है प्लस का, अगर यहाँ पे एक माइनस भी आता है ना, है ना, ये ईएमएफ के फॉर्मूले में। यहाँ पे अगर मैं करूँ साइन का इंटीग्रेशन, कॉस साइन का डिफरेंशिएशन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और साइन का होता है माइनस कॉस। मैं डिफरेंशिएशन कर दूँ कॉस ओमेगा टी, और जो मेरे पास ये जो कॉम्प्लेक्स एंगल है, इसका भी मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगा, तो ओमेगा मेरे पास नीचे आ जाएगा। कहाँ तक करना है मेरे पास, 0 से t तक। जब मैं 0 से t तक इसका करूँगा तो मैं यहाँ पे माइनस को बाहर ले लूँगा, और माइनस को जब मैं बाहर लूँगा r यहाँ पे रखूँगा, कॉस ओमेगा, ओमेगा की जगह t की जगह मेरे को रखना है अपर लिमिट बड़ा T बटे ओमेगा, माइनस माइनस लोअर लिमिट रखूंगा मैं यहाँ पे, ये t से t कट गया, और कॉस क्या आ गया हमारे पास 2 पाई, यहाँ पे आ गया cos 0 इज 1, और cos 2 पाई भी हमारे पास 1 होता है। तो अगर मैं इसको लिख दूं तो यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा। अगर आप इसको देखो cos 2 पाई इज 1 एंड cos 1 इज 1, अगर मैं देखूँ तो 1 माइनस 1 हो रहा है, ये पूरा निकल के 1 आएगा, ये पूरा निकल के 1 आएगा। ये डेरिवेशन आपके बिल्कुल काम की नहीं थी, मैं बस इतना दिखाना चाहता था कि लास्ट में 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यानी जितनी भी हमने फालतूगिरी करी है, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए करी है कि अगर 0 से t तक चलोगे, एवरेज निकालोगे, इंटीग्रेशन से एवरेज निकालोगे, तो ईएमएफ आपके पास 0 आएगा। यानी कोई करंट बना ही नहीं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई मेरे घर में बिजली लेने आएगा, अगर मैं मीटर वाले को ये बोल दूं कि मैं तो तेरा करंट यूज ही नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे हर एक साइकिल के लिए तेरा करंट तो 0 आ रहा है, तो भाई वो तुम्हें मार के जाएगा, तुम्हें गालियां सुना के जाएगा। भाई तू क्या बोल रहा है, पैसे तो दे, मेरे बिजली का बिल इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके लिए बनाई गई आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या है, पहले हम एवरेज निकालेंगे। आरएमएस वैल्यू एक ऐसी वैल्यू जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एवरेज का क्या करें, एवरेज भी तो चाहिए हमें। तो बोला कि तुम हाफ साइकिल के लिए निकाल लो एवरेज, है ना, इतनी साइकिल के लिए निकाल लो, यहाँ तक t/2 के लिए, और फिर वो तुम्हारा जो है एक एवरेज। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने वही डेरिवेशन दोबारा से करी है, मैंने लिख दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो। तो देखो यहाँ पे करंट जो होता है dq/dt होता है ना, सबको पता है, थर्ड चैप्टर में पढ़ा है हमने। और यहीं पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, मतलब dq को मैं यहाँ ले जाऊं और t को यहाँ ले जाऊं, मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, जब मैं इंटीग्रेट बोथ साइड कर दूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेट करने पर मेरे को मिलेगा ये ऐसा कुछ मिलेगा एक्सप्रेशन। देखो ये कहाँ से आया, मेरे पास होता है ईएमएफ का फॉर्मूला ई नॉट बाय नवाब साइन थीटा, हम सबने पढ़ा है। क्या पुराना लेक्चर नहीं देखा भाई, देख के आओ। देखो यहाँ पे ये जो होता है हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला, अगर मैं इसको यहाँ पे डालूं करंट की जगह, भाई v = IR होता है ना, v = IR। तो मैंने I की जगह V/R लिख दिया, V/R लिख दिया। क्या मैं V/R लिख सकता हूँ? हाँ सर, ये हमारा ईएमएफ और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये करंट ही होता है हमारा। तो अगर मैं इसको देखूँ तो अंदर मेरा बच जाएगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन में डालूं तो मेरे पास यहाँ पे sin ओमेगा t बच जाता है। हमने ये पिछले स्टेप में करा है, मैं दोबारा करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, इस माइनस को मैं बाहर ले आता हूँ, और नीचे जो मैं, अगर ये हमारा एंगल कॉम्प्लेक्स है, मैं बायो वाले बच्चों के लिए बताता हूँ, अगर मेरे पास एंगल कॉम्प्लेक्स है तो मैं इस एंगल का भी जो है डिफरेंशिएशन से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास नीचे ओमेगा आ जाता है। ये ओमेगा कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले लूंगा, अंदर मेरे पास बचेगा cos ओमेगा t। cos ओमेगा t का मेरे को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा। तो अपर लिमिट है मेरे पास t/2 और लोअर लिमिट है 0। तो जब मैं इसको इसके अंदर पुट करता हूं तो मेरे पास आता है कुछ ऐसा एक्सप्रेशन, और यहां पे मैं ओमेगा को खोल देता हूं। ओमेगा क्या होता है भाई, 2π/t, या फिर इस t को आप लिख सकते हो 2π/f, है ना। ओमेगा कुछ ऐसा लिखते हैं। तो जब मैंने ओमेगा को 2π/t लिखा तो t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, मेरे पास cos पाई बचा। cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया, और यहाँ पे बच गया मेरे पास -1, क्योंकि cos 0 इज 1, तो -1। जब ये माइनस माइनस आया तो इस बार 2 आ गया, इस बार 0 नहीं हुआ भैया। हम किसके लिए कर रहे हैं, 4t/2, 4 साइकिल t/2, या हाफ साइकिल के लिए कर रहे हैं। इस बार हमने इंटीग्रेशन में 0 से हाफ साइकिल डाला है। तो जब हमने करा तो मेरे को चार्ज कुछ ऐसा मिला, और जब मैंने इसके अंदर ओमेगा की वैल्यू डाली तो चार्ज कुछ ऐसा मिला। हाँ सर ये क्या हो गया, सर ये क्या हो गया, आओ मैं तुम्हें इधर ले आऊँ, मैंने थोड़ी सी जगह बचा रखी है। अगर मैं यहीं पे देखूं तो v = IR होता है, v = IR होता है। और अगर मैं देखूं ये वाले फॉर्मूले का I = dq/dt, अगर मैं dt को यहां ले जाऊं तो यहाँ पे बन गया q = dt। मेरे पास जितना भी चार्ज आया है, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को पूरा ईएमएफ निकालना है कि एक साइकिल में कितना एवरेज ईएमएफ आएगा। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो चार्ज आया है वो इतना है, और चार्ज की वैल्यू वो है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, I को मैं लिखता हूँ v/r, तो v/r अभी देखना तुम क्या होगा भाई, बड़ी कमाल की चीज होने वाली है, = dq मैंने लिख दिया। अब जो v ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ये मीन ले रहा हूं, एवरेज निकाल रहा हूं हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए इतना होगा, और t में कितना मान रहा हूं, t भाई मैं हाफ साइकिल मान रहा हूं, तो t/2 आ जाएगा, t/2 आ जाएगा। यहाँ पे मेरा एक दूसरा dq आया। अब ये जो dq आया, इन दोनों को मैं इक्वेट करके रखूंगा और एक नई चीज निकल कर आएगी। अगर अब मैं देखूं तो मेरे पास दो इक्वेशन आई है। सर ये ई नॉट क्या है, और यहाँ पे आपने वी लिखा है। ई नॉट का मतलब है मैक्सिमम ईएमएफ, याद है नवाब साइन थीटा। जब मैंने इसको यहाँ पे लिखा था तो मैंने लिखा था ईएमएफ = नवाब साइन थीटा।
है ना। यानी कि ये जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ जो है ये इसकी पूरी वैल्यू ई नॉट होती है, और हमने इसी की जगह पे तो ई नॉट लिखा है, तो यानी ये मैक्सिमम ईएमएफ है। तो इन ये भी चार्ज है, ये भी इसी का चार्ज है, हाफ साइकिल के लिए दोनों का चार्ज निकाल लिया, और इन दोनों चार्ज को मैं इक्वेट करूंगा। जब मैं इक्वेट करूंगा यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू Q2 है ना, दोनों सेम ही है, मैं Q1 Q2 ना लिखूं, तो Q को मैं अगर इक्वेट करूंगा तो यहाँ पे R इंटू T/2 ऐसा कुछ आएगा। इसको मैं इक्वेट करूंगा इस वाले से, तो आ जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ बाय आर इंटू टी। तो जब मैं देख रहा हूं तो आर से आर गया, और यहां से हमारे पास टी से टी गया, तो मेरे पास वी एम बाई टू। तो मैं अगर इसको टू को ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास बचेगा 2 पाई बाय ई एम एफ। और जब मैं यहाँ पे बेटा 2 पाई की वैल्यू डालता हूँ, 2 बाय पाई मेरे पास एक कांस्टेंट है, और अगर आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके डालते हैं तो आपके पास वैल्यू निकल कर आती है 0.63। और इसको आपको याद कर लेना है बेटा कि जो मेरे पास मेरे पास एवरेज है, वो एवरेज मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके 0.63 टाइम होता है। यानी कि अगर मेरे पास अगर एसी करंट आ रहा है, मेरे को अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि बेटा इसका मीन निकाल के दिखाओ, इसका एवरेज निकाल के दिखाओ फॉर दी हाफ साइकिल, तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट। ये मेरे पास मैक्सिमम ईएमएफ है, मैक्सिमम ईएमएफ। और ये क्या है, ये मेरे पास एवरेज है, एवरेज। तो आपको पता चल गया एवरेज कैसे निकालते हैं भाई। पूरी साइकिल के लिए जीरो आ रहा था, इसलिए हमने हाफ साइकिल करके निकाला। तो यस, अब हम यहाँ पे दूसरे एक और वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक नई वैल्यू होगी भाई। यहाँ पे हमको एक नई वैल्यू पढ़नी है करंट की। तो यहाँ पे वो करंट की वैल्यू क्या है, वो है रूट मीन। सब अपनी कॉपी में एक नई हेडिंग लगाएंगे, स्क्वायर वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, आरएमएस। और इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, आई लिख देंगे और उसके नीचे आरएमएस लगा देंगे। यानी ये करंट की आरएमएस वैल्यू होगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, होती क्या है, निकालते कैसे हैं, ये सब कुछ मैं भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन रूट मीन स्क्वायर का मतलब जानते हैं, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, कॉलेज वगैरह में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि रूट मीन स्क्वायर एक एवरेज निकालने का मेथड होता है। यानी किसी भी चीज का अगर आप एवरेज लेते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। और ये रूट मीन स्क्वायर मेथड क्या है, ये एक बेसिकली मैथमेटिकल टूल बोल सकते हो। तो हमें करना क्या पड़ता है, हम उल्टा चलते हैं। हम पहले किसी चीज का स्क्वायर करते हैं, फिर उसका मीन लेते हैं, फिर उस पर रूट लगा देते हैं, तो वो हमारे पास एक आरएमएस वैल्यू आती है। एवरेज तो भाई कोई भी निकाल सकता है, लेकिन ये जो रूट मीन स्क्वायर है मैथ वाले बंदे निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अपने ऊपर प्राउड करो। अगर मैं यहाँ पे मीन रूट आरएमएस वैल्यू को देखूं तो मेरे को निकालनी है, इसकी करंट की निकालनी है। तो मैं लिखूंगा करंट की आरएमएस वैल्यू। निकालते कैसे हैं, तो मैं करंट लिख दूंगा, और करंट के ऊपर क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका मीन लेना, मीन कैसे लूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, इंटीग्रेशन और मतलब इंटीग्रेशन करते हैं। किसी भी चीज का मीन लेना है, मैं उसका इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, ये पता नहीं है तो मैं बताता हूं। अगर किसी भी चीज का मीन लेते हो, है ना, किसी भी चीज का मीन लेते हो तो उसको इंटीग्रेट कर दो टाइम से। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है। और करना क्या है, इसके ऊपर रूट लगा देना है। तो ये मेरे पास बन गया यहाँ पे, सॉरी, अगर मेरे को किसी चीज का यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है तो मैं इंटीग्रेट करूंगा और टाइम से डिवाइड कर दूंगा। ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गई आरएमएस वैल्यू। तो जब मैं आरएमएस वैल्यू को देख रहा हूं तो मेरे को उसको निकालना किसका है, सर मेरे को करंट का निकालना है। तो करंट को मैं क्या लिख सकता हूं, करंट को मैं लिख सकता हूं आई नॉट साइन ओमेगा टी, बिकॉज ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक एसी करंट है। तो मेरे पास जो एसी करंट है उसको मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं। तो मैं आई आरएमएस की जगह लिख दूंगा अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट, मैं इसका स्क्वायर भी कर दूंगा क्योंकि अंदर स्क्वायर है, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड में टी dt। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है उसको बाहर ले लो। यहाँ पे आई नॉट मेरे पास कांस्टेंट है, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे टी, और अंदर मेरे पास क्या बच गया, अंदर मेरे पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ। इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार हम फुल साइकिल के लिए कर रहे हैं। तो जो इंटीग्रेशन मैं करूंगा वो फुल साइकिल के लिए करूंगा, फुल साइकिल। तो जब मैं फुल साइकिल के लिए करूंगा तो यहाँ पे जीरो से टी तक लिख दूंगा। तो जब जीरो से टी तक लिखूंगा तो मेरे पास अंदर क्या आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर का क्या कोई इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन में हम चेन रूल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चेन रूल नहीं लगेगा, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में मैं क्या करूंगा, साइन का एक फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा का इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये वही फॉर्मूला है। अगर आप 2 को इधर ले जाओगे, 1 को इधर ले जाओगे, तो आपको ये मैथ में जिन बच्चों के पास मैथ है, भाई मेरे पास मैथ ही बहुत रट के कराता है, रट के याद कराता है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद ही होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे ओमेगा टी है तो थीटा की जगह मेरे पास ओमेगा टी आ जाएगा, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये जब मैं यहाँ पे करूंगा तो साइन की जगह मैंने ये लिख दिया, कैसे लिखा सबको समझ आया, जो एंगल है उसका डबल हो जाएगा, और मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगा, तो जो एंगल है उसके आगे 2 लिख दिया, और थीटा की जगह मैंने थीटा लिख दिया। अब मैं 2 को ही बाहर ले सकता हूँ, तो 2 को मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया। अब देखो ये चीज मेरे पास कांस्टेंट है, मेरे को सिर्फ इंटीग्रेशन इसका करना है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो भले क्या होगा, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा, माइनस के साइन आ रहा है तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ। 1 का इंटीग्रेशन मेरे पास टी ही हो जाएगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करके दिखाऊं आपको, इसका इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन मेरे पास टी हो जाएगा। सर कैसे होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, 0 से टी डी टी, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि 1 को लिखो या ना लिखो मल्टीप्लाई में ये बात एक ही है। और इसका इंटीग्रेशन करूंगा 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अब देखो ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिख सकता हूँ, 2 पाई बाय टी, टी से टी कट गया, कॉस 4 पाई आ गया, कॉस 4 पाई मेरे पास यहाँ पे 0 होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई, अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कॉस ओमेगा टी, ये अभी नहीं करेंगे, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। मेरे को क्या करना है, ओमेगा लिख लेना है ना, ओमेगा लिख लेना है। और यहाँ पे मेरे को ये इसका तो मेरे पास टी ही आ गया। अब मैं जो है इसका कर रहा हूँ,
अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पे देखो थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है। अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाता है मेरे पास साइन, मेरे पास कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ये बेसिकली जीरो ही आने वाला है, बस मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अगर मैं कॉस का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास होता है साइन 2 ओमेगा टी, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा 2 ओमेगा टी, और यहाँ पे 0 से 2 रखता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे साइन 2 ओमेगा बाय 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह रख देता हूँ मैं 2 पाई बाय टी, और यहाँ पे टी, तो साइन यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा, है ना, वैल्यू पुट कर दिया मैंने, साइन यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा, साइन 4 पाई 0, तो बेसिकली एट द एंड ये 0 ही आने वाला है। ठीक है, आपको समझ आया यहाँ पे, आपको समझ आया कि साइन 4 पाई हो जाएगा, साइन 4 पाई होकर यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा। ये डेरिवेशन इतनी आती नहीं है, और आजकल तो जो सीबीएसई एकदम कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ रहा है, तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास टी बचेगा, तो मेरे पास बचेगा आई नॉट का स्क्वायर, इसको मैं अगर बाहर ले लूँ, बाहर लूंगा अगर मैं रूट से, तो यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर हट जाएगा, और स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन नीचे वाले पे तो स्क्वायर लगा रहेगा, तो रूट 2 रूट टी, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन से हमारे पास बच रहा था टी माइनस 0। ठीक है, कुछ ऐसा मेरे पास आ गया था। ये मेरे पास क्या चल रहा है, आई आर एम एस चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, है ना, जैसे उसकी आपके लेनी थी, तो वैसे यहाँ पे देखो टी से टी कट जाएगा, और मेरे पास आई आर एम एस जो आएगा, जो आई आर एम एस आएगा बेटा, आ गया देखो, आ गया देखो बेटा, आई आर एम एस जो आएगा वो आई नॉट बाई रूट 2 आएगा, और यही आपको वैल्यू है जो याद रखनी है। और जो इसकी वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है, आई नॉट की वैल्यू होती है आई आर एम एस 0.707, जो कि आपको याद रखनी है। यानी अगर कोई आपसे आई आर एम एस निकालने को बोले तो आपको 0.07 या फिर रूट 2 से डिवाइड कर देता है। किसको डिवाइड करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम ऑफ करंट। यानी अगर आपको करंट में दे रहा है कि पीक वैल्यू करंट की ये है, तो बताओ आरएमएस कितना होगा। आपको सिंपली उसको 0.707 या फिर रूट 2 से डिवाइड करना है, या फिर 0.07 से मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज करोगे चल जाएगा, दौड़ जाएगा। और वहीं हम एवरेज की बात करें, आई एवरेज, तो आई एवरेज भी सेम उसी तरीके से जो हम जैसे हमने वो निकाला था वोल्टेज के लिए निकाला था, वो भी इसी इतना ही आता है, और 0.63 आता है, 0.63। यहाँ पे आई नॉट याद कर सकते हो, एवरेज। यही हमारे पास ई नॉट के लिए भी था। अगर मैं लिख दूँ ई नॉट, अगर मैं ई एवरेज निकालूँ एवरेज, तो 0.63 ऑफ आई नॉट आ जाएगा। और वहीं अगर मैं आर एम एस की बात करूँ तो आई आर एम एस, ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। बेसिकली जो ये रिजल्ट है, जो ये रूट 2 बाई एंड में आए हैं, यही आपको याद रखनी है। डेरिवेशन वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आर एम एस लिखूँ 0.707 ऑफ आई नॉट, एक इसको नोट करें, ये तीनों चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे एक बार आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन देख लेते हैं कि आरएमएस एक्चुअली होता क्या है। यहां पे लिखा है दैट वैल्यू ऑफ डीसी दैट जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द एसी फॉर अ सेम टाइम। अगर मान लो मेरे पास यहां पे एक मेरे पास डीसी करंट जा रहा है, ये मैंने बैटरी लगा दी और यहां पे मैंने कुछ रजिस्टर लगा दिया, तो ये रजिस्टर जितनी भी हीट प्रोड्यूस करेगा, ये जितनी भी हीट प्रोड्यूस करेगा, अगर वही सेम हीट मेरी जितनी एसी से, मान लो ये 2 जूल की हीट जनरेट कर रहा है, और यहां पे मैंने एक एसी करंट लगा दिया, यहां पे मैंने एक एसी करंट लगा दिया, और उस एसी करंट से यहां पे भी 2 जूल की हो रही है एनर्जी। तो मैं कह रहा हूं जितना करंट यहां पे 2 जूल बनाने के लिए लगा है, भाई जो हीट पैदा हो रही है वो किसी करंट से ही तो होगी। अगर मैं मान लो यहां पे पानी गर्म कर रहा हूं, है ना, मेरे को सर्दियां आ रही है, भाई मेरे को पानी गर्म करना है, मैंने रॉड लगाई है, तो रॉड कुछ करंट लेती है, तभी तो वो कुछ गर्म होता है, आप स्विच में उसे लगाते हो। तो वही जितना करंट उसे मिला है, मान लो आई करंट मिला है उसको 2 जूल की एनर्जी बनाने में, तो जितना उसे डीसी में करंट लगा होगा ना, मान लो डीसी में कुछ आई 1 लगा होगा, तो और एसी में आई 2 लगा है, तो कह रहा है अगर इससे 2 जूल बन रहा है, तो इससे भी जो 2 जूल बनेगा, तो ये वाली वैल्यू को हम बोल देंगे आरएमएस, है ना, जो कि बराबर होगी डीसी वाले करंट से। तो यहां पे एक डीसी का रेफरेंस लिया गया है, जो कि आपको अगर क्वेश्चन में आता है या समझने के लिए आता है, तो आप ऐसे करके समझा सकते हो। और यही आरएमएस वैल्यू जो मेजर करी जाती है, मगर जो आपके मीटर वगैरह में मेजर होती है ना, यही आरएमएस वैल्यू जो कि मेजर करी जाती है। और ये एवरेज भी नहीं है, एवरेज तो हमने अलग देखा था। ये आरएमएस वैल्यू, मान लो अगर आरएमएस वैल्यू मेरे पास ये एसी करंट है ना, ये एसी करंट है, मान लो ये 200 वोल्ट 220 वोल्ट और 50 हर्ट की फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है। सर ये 50 हर्ट की फ्रीक्वेंसी क्या लिखी है, ये मैंने तो बताया नहीं। तो देखो 50 हर्ट की फ्रीक्वेंसी होती है, जो एसी करंट है ना, वो कभी बंद होता है, कभी खुलता है, कभी बंद होता है, खुलता है, यानी वो डायरेक्शन चेंज करता है, कभी चालू कभी बंद, कभी चालू कभी बंद। तो 50 हर्ट की फ्रीक्वेंसी मेरे को ये बताती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कितने टाइम में कितनी की फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कितनी हमारे पास साइकिल हो जाती है, भाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, यानी 1 सेकंड में कितना मेरे पास साइकिल्स हो रही है। अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ तक की साइकिल देखूं तो कितनी साइकिल होगी, सर यहाँ पे एक ये साइकिल हो गई और एक ये साइकिल हो गई, यहाँ पे पूरी 2 साइकिल है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि 50 साइकिल 1 सेकंड में, 50 साइकिल 1 सेकंड में। यानी जो हमारे इंडिया में करंट आता है ना, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग होता है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज आपके कई क्वेश्चन में भी दे देगा है कि 60 हर्ट्ज का से आपको करना है क्वेश्चन सॉल्व। तो 50 हर्ट्ज का मतलब है कि 100 बार करंट बंद खोल हो रहा है, यानी करंट ऐसे चल रहा है एकदम एक सेकंड में 50 बार बंद खोल हो रहा है, जो कि आपको अपनी आंखों से दिखता नहीं है। तभी आप अभी अपना कैमरा खोलोगे, कभी अगर आप अपना कैमरा खोलोगे और इसके अंदर किसी लाइट को रिकॉर्ड करते हो, तो आपको देखने को मिलता है कि अंदर फोन में लाइट है ना, बंद खोल हो रही होती है। तो क्योंकि फोन जो है फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर लेता है, वो उसको देख पाता है, लेकिन हमारी नेचुरल आंखें 50 हर्ट्ज 50 सेकंड बार एक लाइट को बंद 1 सेकंड में करोगे तो आंखें नहीं देख पाती। लेकिन हाँ, इंडिया में करंट जो है एसी करंट वो इसी पे आता है। अगर आप घर के बाहर देखोगे तो यही आपके मीटर वगैरह पे भी लिखा रहेगा 220 वोल्ट। 220 वोल्ट देखो, ये जो है 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है।
अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो और क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आपको एक घर दिया है ना, क्वेश्चन है, मान लो एक घर दिया है जिसके अंदर 220 वोल्ट आ रहा है, तो आप कहोगे कि बेटा ये तो आपने बताया ही नहीं क्योंकि ये एक आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट जो इस घर में आ रहा है, या फिर वो एवरेज वैल्यू है, तो कहोगे भाई क्वेश्चन गलत, आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 200 वैल्यू जो है, 220 वैल्यू जो है, आपको पता रहना चाहिए ये एक आरएमएस वैल्यू है जो कि इंडिया में आती है और आरएमएस करंट ही आपके घर में आता है। तो सर आरएमएस, ये आरएमएस करंट है यानी कि कहीं बीच का, मतलब कहीं बीच का मान के चल रहे हैं, जो कि एक एवरेज भी समझ सकते हैं, एक आरएमएस करंट है, तो सर इसकी पीक वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, यानी ये जो वैल्यू है ये तो हमने निकाली नहीं, तो ये कितनी होती है, आओ चलो जानना चाहते हो मैं तुम्हें दिखाता हूं। आई नॉट क्या होता है मेरे पास, आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस मेरे पास आई नॉट बाई रूट टू है ना, और आई आर एम एस हमारे घरों में कितना आ रहा है 220 वोल्ट इंटू रूट टू। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आई नॉट की ई नॉट की वैल्यू मेरे पास आती है, सॉरी ई नॉट की वैल्यू मेरे पास आती है 311 वोल्ट। अरे बाप रे, इतने दिनों से यानी कि मैं झूठ बोला जा रहा था। सर मेरे को ये तो पता था कि 220 वोल्ट आता है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये 220 वोल्ट है, ये एक आरएमएस वैल्यू है। एक्चुअली करंट हमारा 311 वोल्ट तक जाता है, यानी एक सेकंड में 50 बार, क्योंकि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, 50 बार हमारा करंट 311 वोल्ट जाता है, 311 वोल्ट जाता है और 311 वोल्ट पे अपनी डायरेक्शन बदलता है। और जीरो भी 50 बार हो रहा है। अगर यहीं साइकिल में देखें, एक साइकिल में 2 बार जीरो, अगर एक साइकिल में एक बार जीरो हो रहा है, देखो एक बार जीरो हुआ, यहां पे करंट रुक गया, फिर यहां पे चला, यानी 50 बार एक सेकंड में हमारा पीक वैल्यू पे जा रहा है, फिर नीचे जीरो आ रहा है। कमाल की चीज है भाई, सही में। तो हमें जो अगली चीज पढ़नी है वो है फेजर डायग्राम। यहां पे एक चीज निकल कर आती है, फेजर डायग्राम। सर ये फेजर डायग्राम क्या है? डायग्राम तो देखो हमने बहुत सारे बनाए होंगे, तो इस फेजर डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ी है? तो फेजर डायग्राम की जरूरत हमको इसलिए पड़ी है बिकॉज आप सबको पता है कि करंट जो है, जो हमारा करंट है, वो ना ही तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ना ही तो वेक्टर क्वांटिटी है, वो है एक टेंसर क्वांटिटी, जो कि आप आगे कॉलेज में जाके पढ़ते हैं, टेंसर क्वांटिटी है ना, जो कि वेक्टर की तरह ऐड चलती है, लेकिन जो ऐड होती है वो स्केलर होती है। यानी कि मान लो अगर आपके पास एक वेक्टर है, मान लो फोर्स इधर से 5 न्यूटन लग रही है ना, और इधर से 5 न्यूटन लग रही है, तो एक डब्बे के ऊपर मान लो यहाँ पे एक बॉक्स है, 5 न्यूटन इधर से, 5 न्यूटन इधर से, नेट फोर्स 0। आप इसको वेक्टर की तरह ऐड कर रहे हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक ऐसी वायर है, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है ना, और यहाँ पे 10 एम्पियर हो जाता है ना, ऐसा ही तो होता है, स्केलर की तरह ही तो ऐड हो रही है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन है। मैं कह रहा हूँ ये करंट इधर की तरफ जा रहा है, ये कदम, तो यहाँ पे जो हमारे पास करंट है वो एक टेंसर क्वांटिटी है, इस जो कि आपको नहीं पढ़नी है, ऑब्वियसली सी बात है, जेई तक, जेई में भी नहीं आता भाई ये टेंसर क्वांटिटी। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बात समझने के लिए ये जरूरी थी कि भाई हम फेजर डायग्राम बना क्यों रहे हैं। यहाँ पे जल्दी सारा ध्यान आपका इधर होना चाहिए, कहीं और मत देखो भाई, इधर देखो। मान लो मेरे पास एक डायग्राम है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ईएमएफ या फिर करंट, इन दोनों में कुछ भी ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं लूंगा ओमेगा टी। ओमेगा टी हमारा बेसिकली फेज डिफरेंस बोल सकते हो, या फिर कहाँ पे मेरा जो करंट अभी चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि क्या क्या होगा इस चैप्टर में, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप जिंदगी में पहली बार एक फेजर डायग्राम बनाने जा रहे हो। लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, मान लो मेरे पास कभी जो है एक ईएमएफ में यहाँ ले लूंगा, मान लो ईएमएफ यहाँ ले लूंगा, तो करंट हो सकता है इससे पीछे हो, करंट हो सकता है इसी के साथ हो, और करंट हो सकता है इससे आगे हो, और हो सकता है करंट यहाँ पे हो। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आया। मान लो ये करंट है, करंट जो है ईएमएफ के रिस्पेक्ट में पीछे हो रहा है, आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, आगे हो रहा है, तो सर ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, ये अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एसी करंट पढ़ रहे हो आप बेटा, ये डीसी नहीं है, एसी है। एसी में करंट आगे पीछे हो जाता है, यानी कभी ईएमएफ आगे चलेगा तो कभी करंट पीछे चलेगा, कुछ ऐसा होगा जो कि अभी आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे फेजर डायग्राम नाम की एक चीज होती है जिसको हम ऐसे बनाते हैं। और मान लो अगर मैं कह रहा हूँ आपका दोस्त चल रहा है, आपका दोस्त चल रहा है, तो कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये तो आपको नहीं पता चलेगा ना। अगर मैं यहाँ पे गाड़ी बना दूं, अगर मैं यहाँ पे एक गाड़ी बना दूं, एक कार खड़ी है, मान लो पार्क जा रहे थे, रास्ते में एक गाड़ी खड़ी थी, तो मैं कहूँगा पहले इस गाड़ी से 5 मीटर दूर था, अब 10 मीटर दूर हो गया, अब 30 मीटर दूर हो गया। वैसे ही उसी की तरह मैं कह रहा हूँ कि करंट जो है वो यहाँ से जो मान लो ईएमएफ से ओमेगा टी के फाई के डिस्टेंस पे है, मैं इससे बोल दूंगा इससे 5 डिस्टेंस पे है, मैं बोल दूंगा कि इससे इतने डिस्टेंस पे है, तो मैं बोल दूंगा इससे इतनी दूरी पे है। तो यानी हम किसी एक चीज को फिक्स करेंगे ओमेगा टी से। मान लो ईएमएफ है, ईएमएफ में लिख दूंगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इससे करंट आगे पीछे होगा तो मैं लिख दूंगा करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर प्लस 5 है तो करंट आगे है, वहीं अगर माइनस 5 है तो करंट पीछे है। क्या समझ रहे हो? मैंने ईएमएफ को एक जगह फिक्स कर दिया, ईएमएफ को एक जगह फिक्स कर दिया, और करंट में अगर प्लस 5 करता हूं तो करंट आगे जा रहा है, माइनस 5 करता हूं तो करंट पीछे आ रहा है। अभी ये सारी बात आपके क्लियर हो जाएगी। नहीं क्लियर हुई भाई, एक बार में क्लियर नहीं होती। फेजर डायग्राम सिर्फ बताने को था कि यार कि एक ऐसी नाम की चीज होती है, बाकी इसका काम अभी आएगा। आगे देख रहे हैं, अभी आपने डीसी करंट के साथ पढ़ा था कि भाई डीसी करंट के साथ हमारे जो करंट है वो ऐसे ऐसे बिहेव करता है रेजिस्टेंस के साथ। अब हम देख रहे हैं, अगर मैं रेजिस्टेंस को, अभी आपने यहाँ पे डीसी करंट लगाया था, लेकिन अब मैं एसी करंट लगा रहा हूँ। एसी करंट को कुछ ऐसे बनाते हैं, यहाँ से एसी ईएमएफ आ रहा है,
है ना, मान लो इसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता क्योंकि दोनों तरफ डायरेक्शन सेम है, कभी करंट एक साइकिल में इधर से जाएगा और दूसरी साइकिल में इधर से जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ इसमें कोई बड़ा डंडा कोई छोटा डंडा नहीं बनाते। तो ये मेरे पास है एक बैटरी है मान लो, और यहाँ से मैंने इसको ईएमएफ दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, इतना समझ आया। और यहाँ मैंने एक आर नाम का रेजिस्टेंस ले लिया। तो जो मेरे पास ये ईएमएफ है इससे मैं करंट निकालने की कोशिश करूंगा। अगर मैं करंट निकालता हूं तो मेरे पास ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी, मेरे पास ये है। मैं इसको इक्वेशन को आर से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड आर से डिवाइड करूंगा। अगर यहां से करता हूं तो ये मेरे पास बनेगा आई, और यहां पे बनेगा मेरे पास ई नॉट बाय आर, यानी ई नॉट ये आर इस पूरे का रेजिस्टेंस है, ये समझ लो इस पूरे का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैंने इसको आर लिख दिया। और ई नॉट यानी ये मैक्सिमम ईएमएफ को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आर से, तो मेरे को आई नॉट मिल जाता है। सर ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि ये भी ई नॉट है, तो यहाँ पे भी आई नॉट ही आएगा। अगर नीचे मेरा टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस यही है, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी। तो मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, यानी जो करंट है इज इन सेम फेस विद वोल्टेज या ईएमएफ। यानी कि अगर जो मेरा करंट है वो सेम फेस में है, करंट जो है मेरा ईएमएफ के साथ सेम फेस में है, कि फेस डिफरेंस जीरो है। अगर यहाँ पे एंगल कुछ और आ जाता तो मैं कहता कि फेस डिफरेंस जीरो नहीं है, करंट आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जैसे जैसे करंट चल रहा है वैसे वैसे हमारा ईएमएफ भी चल रहा है। सर कुछ समझ नहीं आया बेटा, नहीं आएगा, क्योंकि जब तक मैं इसको डायग्राम से नहीं बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पे इसका वो बनाऊं ग्राफ, तो ग्राफ एक बार देखो, ग्राफ कैसे जा रहा है। सर इसको यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ये एसी करंट है, थोड़ा बीच में लेंगे, है ना, बीच में लेने में ही मजा आता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे मैं ईएमएफ और करंट बना दूंगा, और यहाँ पे ओमेगा टी बना देता हूँ, टाइम है ना, टाइम वैसे भी चल रहा है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा बनाऊँ तो ईएमएफ थोड़ा हमेशा ज़्यादा ही रहता है, अगर मैं V इजिकल टू आर का फॉर्मूला लगाऊँ, है ना, और यहाँ पे अगर मैं करंट निकालूँ तो देखो वोल्टेज जो है, अरे सॉरी यार, इस पर डिपेंड नहीं करता ना, हाँ, तो वो भूल जाओ, वो मैं कुछ बताना चाह रहा था। तो देखो वोल्टेज जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी, और ये करंट बना रहा हूँ जो थोड़ा नीचे वाला है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा निकल कर आता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको है ना तुम कॉपी में बना लेना। तो देखो ये जो ईएमएफ है ये ई नॉट मान लो, और यहाँ पे आई नॉट मान लो। तो तुम देखोगे कि करंट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे नीचे आ रहा है। जहां पे ये जीरो हो रहा है वहां पे करंट भी जीरो हो रहा है, जहां पे ईएमएफ जीरो हो रहा है वहां पे करंट भी जीरो हो रहा है। अगर ईएमएफ ऊपर जा रहा है तो करंट भी ऊपर जा रहा है, ईएमएफ नीचे आ रहा है तो करंट भी नीचे आ रहा है, यानी दोनों एक साथ चल रहे हैं, ऐसे 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 चल रहे हैं भाई। और अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, जहां पे ईएमएफ है उसी के थोड़ा नीचे हमारा करंट भी चल रहा है, यानी कि फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। और यही है फेजर डायग्राम। अभी हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, यानी इसके बाद भी एक और टॉपिक आने वाला है, उस टॉपिक में कुछ अलग बनेगा। फिलहाल इन सारी चीज़ों को आप नोट करें, और ये ध्यान रखिए कि रजिस्टर में एक साथ होते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने क्या लिया, सिर्फ रजिस्टर लिया। अब हम क्या लेने वाले, इंडक्टर ओनली सर्किट, इंडक्टर ओनली एसी सर्किट। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक इंडक्टर ले लेंगे। सर इंडक्टर क्या होता है बेटा, आपने ईएमआई चैप्टर नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे जाके आप देख सकते हो। इससे हम एसी करंट जोड़ देंगे। पिछली बार हमने क्या करा था, डीसी करंट जोड़ के देखा और हमने देखा क्या क्या हरकतें होती है, लेकिन अब हम जो है एक एसी करंट जोड़ने वाले हैं। उससे पहले आपको शायद एक फ्लक्स का फॉर्मूला याद, ईएमएफ का फॉर्मूला याद आ रहा होगा, डी∅dt, और ये हमने पढ़ा था फैराडे लॉ की वजह से। और यहीं पर अगर मैं इंडक्टर के लिए बात करता हूँ तो फाई की जगह आ जाता है LI और नीचे आ जाता है dt। ये ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, और एल बाहर आ जाता है, तो मेरे पास एक ईएमएफ का फॉर्मूला आता है LdI/dt, जो कि इंडक्टर के लिए होता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। सर कैसे यूज करने वाले हैं मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ईएमएफ लगाई रखी है, एक एसी ईएमएफ लगा रखी है ई नॉट साइन, और जिसका फेज डिफरेंस अभी है ओमेगा टी। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। मैं बात करूंगा कि इसके अंदर करंट कैसे है, मैं करंट को फाइंड करूंगा कि भाई करंट कहाँ पे है। चलो ढूंढे करंट को। अगर मैं करंट को ढूंढूं तो मेरे पास ये, पहले मैं इसकी इक्वेशन उठाऊंगा, और यहाँ पे इस ईएमएफ की जगह LdI/dt रख दूंगा। क्यों? क्योंकि सर रख सकता हूँ, ये एक इंडक्टर है, ये मैं रजिस्टर में नहीं लगा सकता, ये ओनली फॉर इंडक्टर है, ओनली फॉर इंडक्टर। आई होप ये दिख रहा होगा, या फिर समझ जाना, मैंने बोल दिया, लिख लेना कॉपी में, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ LdI/dt, ये कैसे आया सबको पता लग गया, है ना। और यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैं क्या करूँगा यहाँ पे L को नीचे ले जाऊँगा,
डी आई को ऐसे रख दूंगा, डी टी को ऊपर भेज दूंगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, डी टी यहाँ पे आ गया और एल मेरे पास यहाँ पे नीचे आ गया। सब कुछ सही चल रहा है, मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, या चलो मैं कर ही देता हूँ ऐसे, है ना। आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहाँ पे आपके पास पूरा आई आ जाएगा, यहाँ पे ई नॉट बाहर आ जाएगा, एल आपका बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन का, साइन ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ पे अगर साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है कॉस, कॉस माइनस कॉस, है ना। मैं इंटीग्रेशन कर ही देता हूँ यार, थोड़ी जगह ले ही लेते हैं, आई होप इसमें आ जाए। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे माइनस कॉस और नीचे हमारा आ जाएगा ओमेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स एंगल है, इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे ओमेगा आएगा, जिससे हमको डिवाइड करना पड़ता है। बायो वाले बच्चे के लिए समझा दिया। और प्लस यहाँ पे सी प्लस सी, आई गेस नहीं लगाओ तो बेटर रहेगा, इतना एडवांस नहीं जाते हैं। ओमेगा को मैं बाहर ले लूंगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा एक कांस्टेंट है। और यहाँ पे कॉस, अगर कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी आ रहा है तो इस माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं साइन में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा। अगर मैं इसको यहाँ पे साइन में लिखना चाहता हूँ तो मेरे पास आ जाता है, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ आई इजिकल टू, अगर मैं इस पूरे को देखूँ तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, V इजिकल टू आई आर को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊँ और यहाँ पे R को नीचे ले आऊँ, R को नीचे ले आऊँ और इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, क्या अगर मैं V की जगह ई नॉट लिख सकता हूँ, हाँ सर ये भी एक ईएमएफ ही होता है। और आर को देखूँ तो आर की जगह मेरे को यहाँ पे ओमेगा एल देखने को मिल रहा है, हाँ सर ओमेगा एल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं होता। मैं कह रहा हूँ रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस ये हमारे पास इक्वेशन में मैथ्स दे रही है, अगर मैथ्स हमें ये दे रही है तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है वही रेजिस्टेंस यहाँ पे मेरे पास ओमेगा एल होने वाली है, ओमेगा एल होने वाली है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे ओमेगा एल होने वाली है, और इसको मैं यहाँ पे आई नॉट लिख दूंगा। सर आपने आई नॉट कैसे लिख दिया, क्योंकि मेरे पास ये ई नॉट बटा रेजिस्टेंस है और वी बटा आर मेरे पास आई होता है, तो मैंने यहाँ पे आई नॉट लिख दिया। अगर मैं इसकी बात करूँ कि कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ओमेगा टी को मैं फाई, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन थीटा ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है और कॉस है और माइनस में है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ माइनस फाइव, क्या सबको समझ आया, क्या सबको समझ आया। यानी कुछ फाई एंगल, कुछ थीटा एंगल मेरे से पीछे चल रहा होगा, एक बार मैं देख लूँ, आएगा कुछ तो गलत चल रहा है, कुछ तो गलत चल रहा है, सॉरी पाई बाय टू आएगा यहाँ पे, पाई बाय टू 90 डिग्री पीछे होता है ना इन दोनों में, 90 साइन और कॉस में 90 डिग्री का जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पे साइन साइन पाई बाय टू माइनस का आ जाता है। यानी ये जो मेरे पास पूरा निकल कर आया है, यहाँ से मेरे को दो बातें समझ आ रही है। सर यहाँ पे मेरे को एक रिएक्टेंस का पता चल गया, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी एक मेरे पास रेजिस्टेंस होता है सिर्फ, अगर मेरे पास सिर्फ इंडक्टिव सर्किट है तो इसके अंदर जो मेरे पास रेजिस्टेंस होगा, यानी इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को मैं बोलूंगा ओमेगा एल, ओमेगा एल। समझ आया। ये सिर्फ इस चैप्टर में दो ऐसे रेजिस्टेंस नए देखने को मिलेंगे, एक ओमेगा एल है और एक इसके बाद वाले में आएगा। अभी इंडक्टर एसी सर्किट पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे जब हमने करंट को निकाला, पिछले वाले में करंट और ईएमएफ सेम आया था, लेकिन इस वाले में मेरे पास जो करंट आया है उसके अंदर मेरे पास एंगल अलग आया है। एंगल क्या है, एंगल पाई बाय टू पीछे है। यानी अगर मैं अब इसका फेजर डायग्राम बनाऊंगा, मैं फेजर डायग्राम के लिए थोड़ी जगह निकालता हूँ। आज बेटा देखो क्या हुआ, मैं आ रहा था, मेरे दोस्त ने बोला मेरे को भाई आगे क्या करना है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अगर आप भी ऐसा कंफ्यूज ना हो तो मैं बता रहा हूँ एक रास्ता, एक गोल क्लियर करके चले अपना, बिकॉज दिक्कत तो हो ही जाती है। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि जो इस बार करंट आया ना वो पाई बाय टू पीछे आया है। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ई नॉट ले रहा हूँ तो हम मेरे पास ई की इक्वेशन क्या थी, अगर मैं यहाँ पे ई ले रहा हूँ तो ई की इक्वेशन क्या थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम सारी इक्वेशन को ऐसे लिखा है, अगर आपने क्लास में हार्मोनिक चैप्टर पढ़ा है, ऑसिलेशन चैप्टर पता है आपको, पता है वेव को ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ये वेव मतलब वेव की तरह पढ़ते हैं इसी चैप्टर को। और यहाँ पे अगर करंट देखो तो इसके लिए करंट क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, हमारे पास ये निकल कर आया है एक इंडक्टर के लिए। यानी इससे 90 डिग्री पे जाऊँ अगर मैं इतना, अगर मैं 90 डिग्री जाऊँ, ये कुछ ओमेगा टी एंगल ऊपर है, ये कुछ ओमेगा टी एंगल ऊपर है ना, ओमेगा टी एंगल ऊपर है, और यहाँ से 90 डिग्री पीछे करंट चल रहा है हमारा। क्या आप समझ में आया, अब समझ में आ गया होगा कि फेजर डायग्राम क्यों बना रहे हैं। फेजर डायग्राम इसीलिए बनाते हैं कि करंट कभी आगे जा रहा है, हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा कुछ और एंगल दे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दे ई नॉट आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पे आपको ईएमएफ से 30 डिग्री नीचे आना पड़ेगा। अगर 60 लिख दो तो 60 आना पड़ेगा। इंडक्टर में, कैपेसिटर में क्या होगा सर, अब इसके बाद कैपेसिटर पढ़ने वाले हम, कैपेसिटर में इससे आगे होगा, अभी हम देखते हैं, अभी प्रूव भी करेंगे। अब हम देखेंगे कि सेम चीज हमारे पास कैपेसिटर ओनली सर्किट में होती है कि नहीं। कैपेसिटर ओनली सर्किट,
यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, एक कैपेसिटर ले लूँगा। हमने कैपेसिटर को डीसी में पढ़ा, इसके बारे में अच्छे से जाना कि यार इसके अंदर क्या हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है, क्या क्या होता है। लेकिन अब हम इसको एसी से कनेक्ट कर देंगे। जब एसी से कनेक्ट करेंगे तो हमको कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती है। मैं फिर से यहाँ पे ई लूँगा, इस बार थोड़ा जल्दी में चलेंगे क्योंकि मैंने पहले ही 2 बार चीज़ करके दिखा दी है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ई इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं इसको जो है अपने अब उसमें चेंज करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर का फॉर्मूला देखूँ तो कैपेसिटर होता है सी इजिकल टू क्यू वी, सी इजिकल टू क्यू वी। और अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज की बात करूँ तो वोल्टेज निकल कर आता है सी बाई क्यू, सी बाई क्यू है ना। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज यही निकल कर आता है, यस वोल्टेज होता है क्यू बाई सी। कुछ तो गलत हो रहा है, क्यू बाई सी। भाई देखो यहाँ पे हमने 2 बार जिसको जल्दी जल्दी से कर लिया, तो मैं इसको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं जल्दी से समझाता हूँ। कैपेसिटर ओनली सर्किट पढ़ने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक सर्किट बना लिया जिसको एसी सप्लाई दे दी है, और एसी सप्लाई देकर मैंने यहाँ पे ऊपर कैपेसिटर लगा लिया है, कैपेसिटर। और यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख के रख ली है। तो हमें करना क्या है, इस बार हमको करंट निकालना है और देखना है कि करंट कहाँ आ रहा है, करंट कैसे बिहेव कर रहा है एक कैपेसिटर ओनली सर्किट में। अगर मैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखाऊं तो V इजिकल टू क्यू बाय सी हो जाता है मेरे पास। ये आपने पढ़ा होगा Q इजिकल टू, ये आपने पढ़ा होगा C इजिकल टू क्यू वी। क्या लिख रहा हूँ मैं, ये आपने पढ़ा होगा Q इजिकल टू सी वी। आपने ये पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर के अंदर कि कुछ याद आया, कुछ याद आया सर, नॉस्टैल्जिया क्यों दिलाते हो, याद आ जाती है उसकी, है ना। लेकिन देखो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ तो मेरे पास याद आता है। और क्या यही वोल्टेज की बात करूँ तो क्या ये इसमें भी होगी, क्या इसमें भी होगी। आप किरचॉफ लॉ लगा लो। अगर मैं यहाँ पे इसकी ईएमएफ मांग रहा हूँ तो मैं ऊपर जाता हूँ तो इसकी ईएमएफ आती है। कुछ लोगों को समझ आया, कुछ नहीं आया होगा, चिंता मत करो भाई, मत अभी इतना ध्यान मत दो, मैं हाँ यहाँ पे समझाता हूँ। मैं ईएमएफ की जगह वोल्टेज ईएमएफ एक ही होता है ना, तो अगर मैं वोल्टेज की जगह क्यू बाई सी लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। समझ आ गया, दोनों एक ही चीज़ है, चाहे ई लिखो चाहे वी लिखो फिजिक्स में, है ना। और यहाँ पे अगर मैं सी को ऊपर ले जाऊँ तो सी को यहाँ से मैं ऊपर ले जाता हूँ, सी को ऊपर ले गया, मेरे पास ये कुछ आ गया। ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज है, कैपेसिटेंस है, साइन ओमेगा टी और क्यू। मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड। जब मैंने बोथ साइड डिफरेंशिएट करा तो मेरे पास बन गया डी क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अगर मैं यहाँ पे टाइम से डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास कुछ बन गया, सर ये तो कुछ याद आ रहा है, अभी चुप रहो, अभी चुप रहो, अभी इतनी जल्दी नहीं चलना। यहाँ पे मेरे को डिफरेंशिएट करना है तो अब मैं क्या करूँगा, डी इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दूंगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं बात करूँ तो सी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और डी क्यू बाई डी टी मेरे पास क्या हो जाता है, करंट। सर करंट आता है, तीसरे चैप्टर में पढ़कर आया सर, कितनी बार बताओगे। मेरे पास करंट आ गया और सी मेरे पास बाहर आ गया, और ये मैक्सिमम वैल्यू बाहर आ गई ईएमएफ की, जो कि ई नॉट होती है। और यहाँ अंदर मेरे पास बच गया साइन ओमेगा टी बाई डी टी। सर ये तो डिफरेंशिएशन आ गया। हाँ तो मैं भी तो ये बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएट करना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कॉस होता है, कॉस होता है। क्या लिखना है मेरे को, कॉस, कॉस लिखना है, कॉस ओमेगा टी। और यहाँ पे ओमेगा का भी डिफरेंशिएशन होगा तो ओमेगा मेरे पास आ जाएगा। सर ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास ओमेगा है, इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, देखने में मेरे को अच्छा रहेगा। सी ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये आ गया। कॉस ओमेगा टी आया है, पिछली बार क्या आया था, पिछली बार आया था माइनस कॉस ओमेगा टी, इसलिए हमने माइनस पाई बाई टू लिखा था। लेकिन इस बार कॉस ओमेगा टी आया है और मैं इसको साइन में चेंज करना चाहता हूँ सर, जबरदस्ती है, मैं करना ही चाहता हूँ साइन ओमेगा टी में, तो मेरे को इसको लिखना पड़ेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और यहाँ पे जो सी ओमेगा सी बाय सी ओमेगा है, ये जो मेरे पास सी ओमेगा, मैं इसको नीचे लाना चाहता हूँ। सर नीचे क्यों लाना चाहता हूँ, और ये आपने साइन में क्यों लिख दिया। साइन में इसलिए लिखा है मैंने इसको जबरदस्ती, ताकि मैं इससे कंपेयर कर पाऊँ, कंपेयर कर पाऊँ। अगर कंपेयर होगा, इससे कंपेरिजन होगा, कंपेयर होगा तभी तो मेरे को पता चलेगा कि इससे कितना पीछे है, इसलिए मेरे को साइन में करना पड़ा। और यहाँ पे जब साइन में करा तो एक प्लस पाई बाई टू आ रहा था। और इसको जो है, इसका क्या करें सर, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। आपने पिछली बार में क्या करा था, विजिकल टू आई आर में मेरे को जो है करंट मेरे पास रेजिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ बनना चाहिए, तभी तो मैं इसको इससे कंपेयर कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको जबरदस्ती उठा के नीचे ले आऊंगा। और जब जबरदस्ती उठा के नीचे लाऊंगा तो मेरे पास कुछ ये ऐसा लगेगा, ओमेगा सी। क्या ऐसे आएगा, क्या ये बात एक ही है, बात एक ही है। मैं इसको ऊपर लाऊंगा, वापस से वही बन जाएगा। तो जब मैंने इसको कंपेयर करा तो मेरे को पता चला कि ये मेरे पास एक नई चीज़ आई है जिसको बोलते हैं, एक रेजिस्टेंस आया है। रेजिस्टेंस जगह नहीं है, मैं मिटाता हूँ थोड़ा। तो ये जो मेरे पास आया ना 1/ओमेगा सी, तो ये मेरे पास आया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको मैं एक्स सी से डिनोट करूंगा। एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी, और इसको मैं बोल रहा हूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। तो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और जो पिछली बार आया था उसको मैं बता दूं, जो हमारा इंडक्टर के केस में आया था वो आया था ओमेगा एल, यहाँ पे एल लगाते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या था, ओमेगा एल, ओमेगा एल। ये क्या था हमारा, कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये था हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब मैं इसका अगर फेजर डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं, फेजर
डियाग्राम, सर डियाग्राम नहीं डायग्राम होता है। हाँ देखो, अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो कुछ ये ऐसा बनेगा। वोल्टेज तो अपनी जगह पे ही है, ई है ना, लेकिन जो हमारे पास करंट है वो इससे 90 डिग्री आगे चल रहा है, यानी इन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री है और ये मेरे पास एंगल है ओमेगा टी। क्या सबको समझ आया? अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ग्राफ बनाऊं अपना, और नॉर्मल ग्राफ बनाऊं तब भी मैं देख रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है, ईएमएफ है, ये ईएमएफ का मान लो। तो जो करंट है वो मेरे से, वो मेरा इससे पाई बाई टू आगे चल रहा है, पाई बाई टू आगे चल रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहां से बनाऊंगा, कॉस का ग्राफ है, ये कुछ ऐसे चल रहा है। करंट को बस आगे दिखाना है, करंट को मेरे को आगे दिखाना है, और इंडक्टिव में मेरे को करंट को पीछे दिखाना है। याद रखना है, इसको याद रखने की मैं ट्रिक बताता हूं, मैं कैसे याद रखता हूं। मेरा सबसे सिंपल फंडा है, मैं सोच लेता हूं कि अगर मेरे पास इंडक्टर है, एक बिल्कुल लॉजिकल चीज बता रहा हूं, इंडक्टर अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड करता है तो ये करंट को रोकता है, करंट को रोकता है, बस करंट को रोकता है। सर क्यों रोकता है? ये मैंने पिछले चैप्टर में बता रखा है, जो कि ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिससे करंट को रोकता है, रोकता है। और कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस उसका उल्टा करता है, कैपेसिटर, कैपेसिटर जाने देता है। सर किसको जाने देता है? ओनली फॉर करंट। ये एक नमोनिक या कुछ याद रख सकते हो, याद रखने का तरीका है, बाकी मैं कह रहा हूँ इसी से याद करो भाई, और कुछ याद मत करो। एक बहुत ज़्यादा तगड़ा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सीरीज एल सी आर सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना। एल सी आर का मतलब क्या है? यहाँ पे एल का मतलब हमारा जो हो गया इंडक्टर, कैपेसिटर मतलब हो गया कैपेसिटर, और आर का मतलब रेजिस्टेंस। यानी एल सी आर सर्किट में हमको तीनों चीज़ पढ़नी है, एक तो हमारा इंडक्टर हो गया, और सी हमारा कैपेसिटेंस हो गया, आर हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इन तीनों को मैंने कनेक्ट कर दिया एक एसी सोर्स से, जिसका ई एम एफ ले लिया ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे उसको फेजर डायग्राम से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? मैंने लिया एक फेजर डायग्राम, सबसे पहले मैं देखने वाला हूँ, सॉरी आर के लिए जो ईएमएफ है, जो वोल्टेज है आर का, वो भी एक ही डायरेक्शन में है, और जो करंट है वो भी एक ही डायरेक्शन में, यानी करंट भी इससे थोड़ा हल्का सा पीछे होगा, वोल्टेज आगे रहती है, तो वोल्टेज आ गया, करंट यहीं पे है। ये हो गया हमारा किसके लिए? आर के लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ कैपेसिटेंस के लिए, तो कैपेसिटेंस में वोल्टेज मेरे पास लीड करती है, वोल्टेज सॉरी कैपेसिटर में, इंडक्टर में मेरे पास वोल्टेज लीड करती है, तो मैं इससे आगे बनाऊंगा इंडक्टर की वोल्टेज, और यहाँ पे कैपेसिटर की वोल्टेज, क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज कम होती है, करंट उसमें आगे चलता है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ आया ये वाला? अगर मैं बात करूँ कि मान लो मेरे पास एल बड़ा है, एल थोड़ा सा मेरे पास बड़ा है, ये थोड़ा छोटा बना देता हूँ, है ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, वेक्टर की तरह सॉल्व करूँगा, और ये मेरे पास इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं कहीं यहाँ पे आएगा। ये जो रिजल्टेंट मेरे पास आया है, इसको मैं लिख सकता हूँ वी एल माइनस वी सी, है ना। और अगर मैं इसका और इसका इसका और इसका निकालता हूँ, जब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो कहीं बीच से आएगा, और जो 20 से आएगा क्या, वही मेरे पास नेट ईएमएफ होगा, नेट ईएमएफ। अगर मैं इसका और इसका निकाल दूं, मतलब तीनों का मेरे को निकालना है ना कि तीनों का ईएमएफ कितना आएगा इस बार, तो जो तीनों का ईएमएफ आएगा, जो जिसको मैं ई बोल रहा हूँ फाइनली, तो वो मेरे पास क्या आएगा, इतना आएगा। और अगर मैं यहाँ से एक पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बना के, तो मेरे पास ये कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है, तो मेरे पास ये कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है। अब मैं जो है इसको यहाँ से सॉल्व करूँगा, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ये मेरे पास वी आर बन जाता है, ये वी आर तक आता है ना, ये नीचे वाला हिस्सा मेरे पास वी आर है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो मेरे पास जो ईएमएफ आ रहा है टोटल, पाइथागोरस क्या होता है मेरे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं परपेंडिकुलर देखूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर है वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, प्लस मेरे पास यहाँ पे देखने को मिलता है वी आर का स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ मेरे पास देखने को मिला। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे पीछे करके लिख रहा हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैंने आगे पीछे करके क्यों लिखा है, क्योंकि कहानी ही उसी पे बेस है मेरे यार, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, ई स्क्वायर को मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, और मैं इस ई स्क्वायर को चले भी ऐसे लिखते हैं, वी इजिकल टू आई आर होता है ना, यानी वी की जगह मैं आई आर लिख सकता हूँ। आई आर की जगह लिखूंगा, एक तो मेरे पास आई आर की जगह आई, करंट तो देखो सब में सेम है, करंट सब में सेम है, क्योंकि हम सीरीज पढ़ रहे हैं, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। अगर हम पैरेलल का पढ़ रहे होते तो यहाँ पे कुछ और आता, लेकिन अगर सीरीज का पढ़ रहे हैं तो करंट इन सब में सेम होगा, यानी आई यहाँ पे लिख सकता हूँ। और रेजिस्टेंस का मेरे पास रेजिस्टेंस क्या था, आर, प्लस अगर करंट इसमें भी सेम है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसमें रेजिस्टेंस सेम है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मतलब करंट सेम है तो करंट, इंडक्टर का मेरे पास रेजिस्टेंस क्या आया था, एल, सर वो आया था हमारे पास, तो हमारे पास इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या आता है, एक्सएल आया था, है ना। और इसका माइनस करना है, करंट इसमें भी सेम है कैपेसिटर में, क्योंकि सीरीज है, तो मैंने आई लिख दिया, और यहाँ पे क्या आया था, एक्सी आया था, इसका होल स्क्वायर कर दूंगा मैं। अब जो यहाँ पे स्क्वायर है, इसको यहाँ पे रूट में ले जाऊंगा, और इसमें इन सब में से मेरे पास देखो, इसमें से भी आई, इसमें से भी आई, इसमें से भी आई, आई कॉमन आ रहा है, तो मैं आई बाहर ले लूंगा, आई का स्क्वायर बाहर आएगा, आई का स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ये रूट से बाहर आके आई हो जाएगा, अंदर मेरे पास बचेगा आर स्क्वायर प्लस आई एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और इस आर को, जब इस आई को यहाँ ले जाऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा
ये मेरे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, इस टोटल का रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है, इस पूरे सर्किट का निकल कर आ रहा है। और जब ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है तो मैं इसको एक नया नाम दूंगा जो कि होगा इंपीडेंस। इंपीडेंस बोलूंगा यहाँ पे, इंपीडेंस यानी है यहाँ पे जेड से डिनोट करूंगा, और जेड से जब डिनोट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक प्यारा सा फॉर्मूला निकल कर आ गया जो कि आप सभी को यहाँ पे याद रखना है, इसको घोल के पी जाना है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं, इवन बोर्ड्स, जेई, IIT, नीट, सब में इसके ऊपर सवाल देखने को मिलता है। इंपीडेंस, इसको क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। इंपीडेंस, इंपीडेंस, ये जो है हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, किसका सर, सीरीज LCR सर्किट का, LCR सर्किट का। इसकी चीज़ को जल्दी से नोट करें, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, अभी मैं इसके बारे में समझाता हूँ। अभी देखो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया इंपीडेंस का फॉर्मूला कि एक अगर मेरे पास LCR सर्किट है तो उसके अंदर मैं इंपीडेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा तो मेरे पास उस पूरे की रेजिस्टेंस आती है R² प्लस XC और XL का मेरे पास डिफरेंस। अगर सर आप कह रहे हो कि अभी तो आपने XL माइनस XC लिखा था, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आएगा इन दोनों का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस। सर डिफरेंस क्या बोल रहे हो सर, हाँ सर डिफरेंस का मतलब इसमें तो कभी कोई बड़ा हो सकता है, कभी कोई बड़ा हो सकता है। मैंने बोला हाँ आप एकदम सही कह रहे हो सकता है कभी XC बड़ा हो XL से, है ना, या तो हो सकता है XL बड़ा हो कभी XC से। अगर ऐसा केस है तो मैं बोलूँगा जो मेरे पास सर्किट है वो कैपेसिटिव सर्किट है ना। और अगर ऐसा हो तो मैं बोलूँगा इंडक्टिव है। सर ये क्या बोलना चाह रहे हो, अगर मेरे पास XC बड़ा है तो मैं बोलूँगा कि जो मेरा पूरा LCR सर्किट है वो कैपेसिटेंस की तरह ही रिएक्ट कर रहा है, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि वो एक कैपेसिटर सर्किट है। लेकिन अगर XL बड़ा होगा तो मैं बोलूँगा वो इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। सर ये वाला फॉर्मूला क्या लिखा जो आपने फेजर डिफरेंस फॉर्मूला लिख दिया। आपको क्वेश्चन में फेजर डिफरेंस निकालने के लिए बोल सकता है कि बताओ फेज डिफरेंस कितना है करंट या वोल्टेज में, है ना। जो नेट मेरे पास आएगा, नेट कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा ना। अगर मान लो मेरे पास कैपेसिटिव सर्किट है तो इसका मतलब कैपेसिटिव सर्किट का मतलब मेरे पास जो है करंट लीड कर रहा है, करंट ओवरऑल तो लीड करेगा ना, क्योंकि सारा मिला जुला के अगर मैं देखूंगा तो करंट ओवरऑल लीड करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरा पूरा सर्किट जो है इंडक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसका एक्सेल बड़ा है, तो मैं बोलूंगा कि करंट इसमें लैग कर रहा है। सर लैग का मतलब क्या होता है, आप एक नए बच्चे, लैग का मतलब तो पता ही होगा। करंट जो है लैग कर रहा है यानी पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है वो भी तो बताओ, कितना पीछे चल रहा है। अगर सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट होता तो मैं बोल देता कि भाई 90 डिग्री पीछे चल रहा है। यहाँ पे तो तुमने कंफ्यूज कर दिया ना, यहाँ पे तो तुमने जान, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये इसीलिए फॉर्मूला दिया गया है tan phi, यानी कि आप फेज एंगल निकाल सकते हो करंट और उसके वोल्टेज के बीच में, जिसका फॉर्मूला मेरे पास ये है XL माइनस XC डिवाइड में R। इस फॉर्मूले को याद करें, घोल के पी लें। इन सीरीज LCR सर्किट, है ना। यहाँ पे हम पावर की बात करने वाले हैं। पावर होता क्या है, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। अगर मैं यहाँ पे पावर AC की बात करूँ यानी सीरीज सर्किट में, LCR सर्किट में मेरे पास पावर क्या होने वाली है, तो मेरे पास होने वाला V को मैं क्या लिख सकता हूँ, V0 साइन ओमेगा t, है ना। और मैं करंट को यहाँ पे लिखने वाला हूँ, करंट को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I0 साइन ओमेगा t। इसकी डेरिवेशन कहीं काम नहीं आने वाली है। अगर यहाँ पे आप साइन और साइन प्लस फाइव, इस एंगल का साइन इंटू साइन A इंटू साइन B का फॉर्मूला लगाते हो तो आपके पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है V0 I0 बाई 2 इंटू में cos फाइव। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है जो कि LCR सर्किट के लिए है। अगर यहीं पे बात करूं मैं कैपेसिटिव सर्किट की, कैपेसिटिव सर्किट, और यहाँ पे अगर पाई बाई 2 डालूं तो मेरे पास पावर का फॉर्मूला निकल कर आ जाता है V0 I0, और इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, और cos फाइव की जगह cos फाइव की जगह मेरे पास आएगा cos 90, और cos 90 होता है 0, यानी कि पावर मेरे पास कैपेसिटिव सर्किट में 0 आ रही है। अच्छा। अगर मैं यहाँ पे इंडक्टर की बात करूँ, इंडक्टर जहाँ पे मैं सेम चीज़ देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास पाई बाई 4 आएगा, यहाँ पे पावर 0 आ जाएगी। वहीं अगर रेजिस्टिव की देखूँ, अगर मैं रेजिस्टेंस का देखूँ तो cos 0 आ जाएगा, cos 0 इज 1, यानी पावर तो मेरे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे मेरे पास पावर आ रही है। लेकिन सर इन दोनों में 0 कैसे आ रही है, यहाँ पे भी पावर मेरे पास 0 निकल कर आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ये क्या होता है, आई क्या होता है, आई जो हमारा होता है RMS होता है, RMS VRMS इजिकल टू V0 बाई √2। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पावर RMS इजिकल टू VRMS इंटू IRMS। अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि पावर 0 क्यों आ रही है। वॉटलेस करंट नाम की चीज़ आती है, भले ही वॉटलेस करंट क्या है। मैंने देखा कि रेजिस्टिव, मेरे पास रेजिस्टिव सर्किट जो है उसके अंदर पावर डिसिपेट हो रही है, उसके अंदर पावर हो क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। तो मैं अगर यहाँ पे एक LCR सर्किट का एक डायग्राम बनाऊँ जहाँ पे मैं IRMS ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ VRMS, तो जब मैं इस आई का कंपोनेंट बनाऊंगा, मान लो कोई फाई एंगल है, ये पूरा 90 डिग्री एंगल नहीं है, कोई फाई एंगल है जो कि बीच में आ रहा है, tan फाई के फॉर्मूले से निकाला जो कि अभी बताया था, है ना। फाई एंगल जो है यहाँ पे मैं आई के जो है 2 कंपोनेंट कर रहा हूँ,
एक जो है इधर आ रहा है थीटा, थीटा के बगल वाला होता है साइन फाई, और थीटा के साथ वाला होता है आई कॉस फाई। यानी जो दो एंगल आ रहे हैं, तो एक मेरे पास कंपोनेंट इधर बन रहा है, मान लो इधर बन रहा है, मान लो इधर ही आ रहा है ना, थीटा के नीचे वाला, या फिर मान लो इधर कहीं आ रहा है, और एक कंपोनेंट आ रहा है मेरे पास कॉस फाई जो कि इसी के अलॉन्ग है, वी आर एम एस के अलॉन्ग है। तो जो वी आर एस के अलॉन्ग है वही करंट बनाएगा। हेयर करंट, सॉरी पावर, जो वी आर एस के अलॉन्ग है वही पावर बनाएगा। पावर इज डेसिपिटेटेड बाय आई कॉस फाई ओनली। हैंस जो ये वाला करंट है आई साइन साइन फाई इज कंट्रीब्यूट वॉटलेस करंट, यानी इसकी वजह से जो करंट बनेगा वो वॉटलेस करंट है, ये वॉटलेस करंट है, इज वॉटलेस करंट। वॉटलेस यानी कोई पावर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वॉटलेस करंट। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको समझने का। डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर। देखो अगर आप जेई और आईआईटी के बच्चे हैं तो इसको ज़्यादा ना ध्यान दें क्योंकि इतना आता नहीं है, लेकिन अगर बोर्ड वाले बच्चे हैं तो प्लीज़ इसको देखें, रट लें, जो मैं लिख रहा हूँ वो लाइन अपनी कॉपी में लिख लें और यही सेम चीज़ आपको लिख के आनी है। या फिर देखो सेम चीज़ तो नहीं, अपने आप से तो बना ही लोगे, इट इज़ द डिवाइस, अपने आप से ही बना के लिख के आना है, याद मत करना, टाइम वेस्ट होगा। विच कन्वर्ट, ये एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज हाई करंट इन हाई वोल्टेज लो करंट एंड वाइस वर्सा। यानी मेरे पास ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कम वोल्टेज, अगर मेरे पास एक तरफ कम वोल्टेज आ रही है, मान लो मैं इधर से कम वोल्टेज दे रहा हूँ, वोल्टेज मेरे पास कम है और करंट मेरे पास ज़्यादा है, तो ये दूसरी तरफ क्या करके भेजेगा, दूसरी तरफ क्या भेजेगा, वोल्टेज को ज़्यादा कर देगा और करंट को कम कर देगा। और हो सकता है इसका उल्टा भी हो जाए कि मतलब वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम है, ऐसा कुछ कर दे, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। इन दोनों को हमें समझना है, तो मैं जल्दी से इसे मिटाता हूँ। देखो ये ट्रांसफार्मर जो है ना, आपने घर के बाहर सुना है कि कभी दोस्त कहता है बेटा ट्रांसफार्मर पे आ जाइए, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है हमारे घर के आगे, एक ऑरेंज कलर का ट्रांसफार्मर है। तो भैया वो ट्रांसफार्मर नहीं, वो ट्रांसफार्मर होता है, वो आपके घर पे क्या करता है, इसका मतलब समझते हैं। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक प्लांट है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। अब मेरे को इस प्लांट से आपके घर तक बिजली लानी है, तो मैं कैसे लाऊंगा, तो मैं कहूँगा कि क्या तार जोड़ दो, है ना, तार जोड़ दो। आपने यहाँ से तार लगा दी, जब आपने यहाँ से तार लगाई यहाँ से यहाँ तक की, तो भाई करंट बहुत जा रहा है। करंट जो है मेरा 2 एम्पियर जा रहा था, यहाँ से मैंने 2 एम्पियर भेजे, यहाँ पे 0.0000 आ रहा है। तो बोला कि यहाँ पे तो वेस्टेज हो रही है, यहाँ पे बहुत वेस्टेज हो रही थी करंट की, क्योंकि करंट को चलने के लिए एक तो रेजिस्टेंस भी चाहिए और ऊपर से बहुत सारी चीज़ चाहिए। वोल्टेज होता क्या है, वोल्टेज होता है धक्का। वोल्टेज होता है धक्का, कि कितनी तेज धक्का दे रहे हो कितने चार्ज को। तो हमने कहा कि अगर हमें करंट दूर पहुंचाना है तो हम वोल्टेज को ज़्यादा कर देंगे। वोल्टेज आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर पे लिखी रहती है 22,000 वोल्ट, कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम लिखे रहते हैं। आपने गाना भी सुना होगा लगे 440 वोल्ट। ये बेसिकली इतना ज़्यादा है नहीं, बट है, ये आपके ट्रांसफार्मर में आता है। मान लो फिर क्या करा हमने, वोल्टेज ज़्यादा कर दी। सर वोल्टेज ज़्यादा क्यों करी, अगर वोल्टेज ज़्यादा होगी करंट जल्दी से दूर तक जाएगा। भले ही कम करंट जाएगा, भले ही करंट थोड़ा कम जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भले ही कम जाएगा लेकिन बहुत दूर तक जाएगा कम एनर्जी में, इसलिए हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया। मैंने यहाँ से वोल्टेज को तो बढ़ा दिया, करंट को कम कर दिया, है ना। लेकिन भाई अब अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो घर में मान लो वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, अब घर में इतनी वोल्टेज थोड़ी ना चाहिए मेरे को, घर में तो मेरे को करंट चाहिए ना, क्योंकि मेरे को अप्लायंसेस चलाइए। अगर मैं इस पंखे को, मान लो मेरे पास ये पंखा रखा हुआ है, इस पंखे के अंदर मैं अगर 440 वोल्ट लगा दूँ तो भाई ये पंखा उड़ जाएगा, क्योंकि हर एक अप्लायंस की अपनी एक अलग कैपेसिटी है ना। सब सारे के सारे अप्लायंसेस 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे चलते हैं, तो इसका मतलब इसकी भी कोई रेटिंग है ना। आपने रेटिंग पढ़ी होगी, बल्ब पे रेटिंग आती है कि इतने पे इतनी पावर देगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमने लगाया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, यहाँ से जो ज़्यादा वोल्टेज आ रही है ना, उस वोल्टेज को तुम्हें कम करके दे देगा, और यहाँ से जो कम करंट आ रहा है उस करंट को तुम्हें बढ़ा के दे देगा, और ये चीज़ तुम्हारे घर में पहुँचा देगी। और इसी चीज़ को बोलते हैं ट्रांसफार्मर। क्या समझ आया? वोल्टेज कम ज़्यादा करता है कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। आपके गली वली में भी लगा होगा, देख कर आना। तो यही होता है वोल्टेज का, ट्रांसफार्मर का यूज़। अब देखो, अब पूरा मैं बताने वाला हूँ कि ट्रांसफार्मर बनता कैसे। पहले उससे पहले प्रिंसिपल जान लो, क्योंकि प्रिंसिपल में बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर तो आप सभी लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखना, इसको जरूर लिखना। इट्स वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, हमने इंडक्टर चैप्टर में पढ़ा था। अगर मेरे पास दो कॉइल है ना, और मैं अगर यहाँ पे करंट भेजता हूँ तो इस दूसरी वाली में भी करंट आता है,
ऐसा कुछ है ना, फ्लक्स चेंज होता है, तो आपने ये सब पढ़ाई होगा। तो यही सेम चीज़ हमारे ट्रांसफार्मर में भी होती है और इसी सेम चीज़ का इस्तेमाल करके वोल्टेज और करंट को अपने हिसाब से कस्टमाइज करा जाता है। तो ये होता कैसे है, मान लो मेरे पास एक मैंने ऐसे सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, इसके अंदर से सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जाएंगी, यानी यहाँ पे मेरे पास जितना भी एनर्जी लॉस है वो कम से कम हो। और इधर मैंने लगा दिया एक एसी करंट, और इधर मैंने कॉइल बना दी। कुछ ऐसा आ गया, ऐसे समझ पा रहे हो। ये एक मेरे पास 3D बॉक्स है और यहाँ पे मैंने कुछ अपना रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ज़्यादा करें। क्या आपको दिखने में आ रहा है, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा कर दिए और ऐसे कुछ भेज दिया, और यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया अपना, और इधर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स कम कर लेते हैं, है ना। समझने की कोशिश करो, नंबर ऑफ टर्न इधर बहुत ज़्यादा कम है और उधर बहुत ज़्यादा है। तो अगर इधर यहाँ पे कम है, मैं पहली वाली को बोलूँगा प्राइमरी कॉइल, और इस वाली को बोलूँगा मैं सेकेंडरी कॉइल। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये मेरे पास एक कॉइल है ना। ये मेरे पास आप जो देख रहे हो जिसके अंदर ये है लैमिनेटेड कोर। अब ये कोर जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बनता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सर ये क्यों ले रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक क्यों ले रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक ना भी ले तो चल जाता, लेकिन ये आप बनाने की कोशिश क्या कर रहे हो सर, ये तो बताओ। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे करके आप बोलते हो शीट्स टाइप्स, आप समझ सकते हो, शीट्स होती है। सर क्यों ये शीट्स क्यों होती है, क्योंकि ये जो फ्लक्स बनाएगा, ये अपने अंदर से फ्लक्स बनाएगा, ये फ्लक्स इस दूसरे कॉइल से पास होना चाहिए। सर फ्लक्स क्यों आना चाहिए, अगर फ्लक्स आएगा तभी तो ईएमएफ आएगा। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, d∅dt, है ना। तो हम ये जो एसी करंट है ना, इस एसी करंट से यहाँ पे एसी करंट चेंज होगा, अगर चेंज होगा तो ये फ्लक्स में चेंज करेगा, ये अपने फ्लक्स में चेंज करेगा तो इसमें फ्लक्स आएगा, जो जिससे यहाँ पे भी एक एसी करंट जनरेट हो जाएगा। सर ये ऐसा क्यों कर रहे हो, आप डायरेक्ट ही एसी करंट लगा देते ना, डायरेक्ट ही तार जोड़ देते। तो मैंने बोला नहीं, यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन का केस आता है कि यानी अगर यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कम है, यानी कि इसका वोल्टेज कम है, तो जो यहाँ पे वोल्टेज बनेगा उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप डाउन और स्टेप अप के बारे में। लेकिन इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, काम कैसे करता है। मान लो मैंने यहाँ से एसी करंट भेजा, एसी करंट यहाँ से जाएगा तो वो कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। एसी करंट ऐसे होता है ना। यानी कि अभी करंट बढ़ा, करंट कम हुआ, करंट में चेंज आ रहा है, करंट में चेंज आ रहा है तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इसी के फ्लक्स, इसका फ्लक्स लीक ना हो जाए इसलिए हमने ये लगाया है लैमिनेटेड कोर, ताकि जो फ्लक्स यहाँ से आ रहा है वो फ्लक्स इसके अंदर चले जाए, यानी जो फ्लक्स इस कॉइल में आ रहा है वो फ्लक्स इस कॉइल में चले जाए, और यहाँ पे एडी करंट ना बन जाए, एडी करंट। सर एडी करंट क्या होता है, एडी करंट अगर मेरे पास कोई मेटल है ना और उसके अंदर फ्लक्स जा रहा है तो वो खुद के अंदर ही करंट प्रोड्यूस करने लगता है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे शीट्स ली है ना, और हमने इसको डायरेक्ट कनेक्ट इसलिए नहीं करा, जो यहाँ पे मिलेगा, जो यहाँ पे मेरे को सेकेंडरी कॉइल में जो करंट देखने को मिलेगा वो भी एसी ही होगा, मगर उसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी। सर अगर हमें वोल्टेज यहाँ पे कम करनी हो तो सर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कम कर दो। जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे वहाँ की वोल्टेज ज़्यादा होगी। सर इसका फॉर्मूला क्या है, इसका यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ईएमएफ इन सेकेंडरी, ईएमएफ इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। ये फॉर्मूले पे आपको सवाल देखने को मिलेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना। एंड आई होप आपको ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग टेंशन हो रही है। सर बहुत ज़्यादा सर दर्द भी हो रहा है, इतना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होगा क्या। बेटा देखो मैं आपको साफ सीधी बात बताऊँ, ये सच्चाई आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। आपको बोर्ड्स के लिए इतना नहीं पढ़ना है जितना आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना है, बिकॉज एट दी एंड आपका CUET, आपका JEE मेंस यही काम आने वाले हैं और कोई काम नहीं आने वाला। ये इतना ही था आज चैप्टर में। देखो समय की किल्लत थी, वरना मैं आपको और भी बहुत ज़्यादा पढ़ा सकता था, लेकिन 1 घंटे के अंदर मेरे को शायद मैंने इनफ कंप्लीट करवाया, और यूट्यूब पे शायद ऐसा किसी ने भी कंप्लीट नहीं करवाया होगा। हालांकि हाँ आपको थोड़े बहुत एरर्स देखने को मिलेंगे, बाकी नहीं। मैं बात कर रहा था कि आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम पे ध्यान देना है। देखो जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो ठीक है, जो लोग एक्स्ट्रा बात सुनना चाहते हैं, मेरी कुछ राय है वो सुनना चाहते हैं तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं। आपको एंट्रेंस एग्जाम पे इसलिए ध्यान देना है क्योंकि आपका बोर्ड्स देखो मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों का क्लियर हो जाएगा, बोर्ड्स मोस्टली बच्चा इसको क्लियर कर देता है, और 75% लाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहीं से भी टीप टाप के, हाँ इंडिया में चीटिंग होती है, ये एक सच्चाई है कि 12th क्लास और 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में चीटिंग होती है, कोई भी करके ला सकता है। बट जो आपका एंट्रेंस है ना, यहाँ पे बेटा आप चीटिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे चीटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको इन्विजिलेटर, आपका पूरा माहौल ही अलग होगा, यहाँ पे आप करके ही नहीं दिखा सकते।
तो यस, एंट्रेंस के लिए पढ़िए वो और मॉक्स दीजिए। और क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है मैं कुछ बच्चा डिमांड कर रहा था, एक बच्चे का मेरे पास डीएम आया, क्वेश्चन की पीडीएफ मांग रहा था, तो क्वेश्चन की पीडीएफ मैं जल्दी ला दूंगा। मेरे पास एक बुक पड़ी है, मैं उसकी फ्री पीडीएफ दे दूंगा आपको, कोई भी चार्जेस नहीं है। एंड यस, अगर आपको कोई डाउट है, कोई सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मेरे को कमेंट करें। कुछ सही नहीं समझ आ रहा तो फिर भी कमेंट करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।